28 फरवरी 2025 की सारी बड़ी खबरों के साथ आगे सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, कांग्रेस पार्टी को खत्म करने का सपना देख रही पार्टी को अब अनिश्चितकालीन धरना देने की धमकी देनी पड़ रही है। दोस्तों बताएंगे कौन सी पार्टी है और कौन से नेता को अचानक से अकल आ गई है और इसके साथ में मोदी ने जिन्हें मंत्री बनाया है दोस्तों उनको दलाल बताया है भारतीय जनता पार्टी के खुद के विधायक ने। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर जैसे ही बीजेपी के दांत किए खट्टे वैसे ही भाजपा को अपनी गलती का एहसास हो गया है दोस्तों, माफी मांगते नजर आने लगे हैं। इसी के साथ में बताएंगे कहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सामने जमकर थप्पड़ बजे हैं दोस्तों और भाजपाई आपस में ही भिड़ गए हैं। इसी के साथ में आखिरकार मोदी की डिग्री पर आ ही गया है बड़ा फैसला। बताएंगे कोर्ट ने क्या आदेश जारी किया है दोस्तों और बड़े भ्रष्टाचार का होने वाला था खुलासा, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी ने सरकार ने अपने मंत्री का डिपार्टमेंट ही बदल डाला है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को खत्म करने का सपना देखने वाले सबसे पहले उनकी पार्टी खत्म होने वाली है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में आपको लगता है दोस्तों लिखकर बताइए कि क्या 140 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी को नई नई जन्मी पार्टियां कभी खत्म कर पाएगी। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर 2024 के चुनाव में मिले सेटबैक के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से हरियाणा उसके बाद महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनाव जीते हैं दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव से ही ये बोलना शुरू कर दिया था कि वोटिंग लिस्ट में हेराफेरी की जा रही है और एक षड्यंत्र के तहत चुनाव जीता जा रहा है दोस्तों। वोटर लिस्ट में कई सारे नाम ऐड किए गए, लाखों की संख्या में नए नाम ऐड किए गए। तो राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन की और पार्टियां भी सवाल खड़ा कर रही थी और राहुल गांधी ने एक के बाद एक कई जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाले दोस्तों। सोशल मीडिया के ट्वीट के माध्यम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जाकर सबूत तक सौंपे गए तो और मामला कोर्ट में चल रहा है। लेकिन इस दौरान केवल दो नेताओं के मुंह से एक शब्द नहीं निकला था। एक तो अरविंद केजरीवाल थे जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, आज दिल्ली में उनकी सरकार नहीं है। दूसरा ममता बनर्जी जो कांग्रेस पार्टी को हटाकर राष्ट्रीय पार्टी बनने की तैयारी कर रही थी। अब इन दोनों पार्टी को सबक मिल चुका है दोस्तों। अरविंद केजरीवाल दिल्ली का ही चुनाव हार गए हैं तो दूसरी ओर ममता बनर्जी के लिए भी खतरे की घंटी बजने लगी है दोस्तों। इसके बाद अचानक से ममता बनर्जी की आंखें खुल गई और 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की साजिश उजागर करने लगी दोस्तों। ममता बनर्जी ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के मतदाता सूची में बड़े स्तर पर गड़बड़ी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी असली मतदाताओं को हटाकर नकली नाम जोड़ रही है। अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर धांधली नहीं रोकी गई तो तृणमूल कांग्रेस अनिश्चितकालीन हड़ताल करेगी और इस हड़ताल का उद्देश्य चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर दबाव बनाना रहेगा। आगे कहती है कि चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर अनिश्चितकालीन धरना वैसे ही दूंगे जैसे 2006 में भूमि अधिग्रहण को लेकर जोरदार विरोध हुआ था। आपको बता दें कि ममता बनर्जी की आंखें अचानक से खुलने लगी है दोस्तों। उनको समझ में आ चुका है कि उनकी लड़ाई असली कांग्रेस पार्टी से नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी से है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी को रिप्लेस करने के लिए राष्ट्रीय पार्टी बनने की महत्वाकांक्षा से बार बार कांग्रेस पार्टी के साथ दगाबाजी की जा रही थी, लेकिन अब अचानक से जब खुद पर बात आई है तो अनशन की धमकी दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने एक एजेंसी को बंगाल में लगा रखा है फर्जी मतदाता सूची बनाने के लिए, नए नाम फर्जी नाम ऐड करने के लिए। यही बातें राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी लगातार बोल रही थी दोस्तों। इसके बावजूद ममता बनर्जी ने एक बार भी सपोर्ट नहीं किया, लेकिन अब ममता बनर्जी को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है दोस्तों और एकदम अकेले हो गई है ममता बनर्जी इस पूरे मामले को लेकर। अभिषेक बनर्जी उनके भतीजे का नाम एक घोटाले में सामने आने के बाद अभिषेक बनर्जी बीजेपी ज्वाइन करेंगे इस तरीके की अफवाह फैलाई गई दोस्तों। हालांकि उन्होंने कहा कि भले ही मेरी गर्दन काट दी जाए लेकिन मैं ममता बनर्जी को कभी नहीं छोड़ूंगा। साथ साथ बिहार के अंदर प्रधानमंत्री मोदी का भागलपुर में दौरा होता है, इसके बाद नीतीश कुमार पटना वापस लौटते हैं और एक दिन के बाद ऐलान किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री को उनके पोस्ट से हटाया जाएगा, उनके बदले 7 अन्य मंत्री मैदान में उतारे जाएंगे दोस्तों। जैसे ही 7 मंत्री बनाने का ऐलान किया गया और 7 मंत्री ने अपना शपथ ले लिया, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के बिहार के विधायक मोदी और नीतीश कुमार के फैसले पर खड़ी खोटी सुनाने लगे दोस्तों। बिहार के बीरपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुमार शैलेंद्र ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने दलालों को मंत्री का पोस्ट दिया है, हम दलाल नहीं है इसलिए मंत्री नहीं बनाया गया। एक तरीके से कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने दलालों को मंत्री बनाया है। कुल मिलाकर दोस्तों बीजेपी के नेता मोदी और किसान ने जिसको बोला होगा उसी को नीतीश कुमार ने मंत्री बनाया है दोस्तों, लेकिन इनको दलाल बताकर नरेंद्र मोदी के फैसले को ही चुनौती दे रहे भारतीय जनता पार्टी के विधायक। आपकी क्या राय है दोस्तों, क्या ये फूट के बड़े संकेत है बिहार के चुनाव के मद्देनजर और मोदी शाह के फैसले को मानने से मना कर दिया है अपने विधायक ने ही। साथ साथ दोस्तों विधानसभा के अंदर आखिरकार बीजेपी को झुकना पड़ा। पहले इंदिरा गांधी को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, फिर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो उनको विधानसभा से बाहर का रास्ता दिखाया गया दोस्तों। मार्शल का इस्तेमाल किया गया, 6 विधायकों को तो सस्पेंड कर दिया गया, फिर सारे के सारे विधायक विधानसभा घेरने पहुंच गए। सचिन पायलट से लेकर अशोक गहलोत सबने मिलकर कांग्रेस की ताकत का एहसास कराया। इसके 2 दिनों के बाद आखिरकार बीजेपी की सरकार राजस्थान में झुक गई है दोस्तों और बीजेपी की सरकार ने गतिरोध को तोड़ दिया है और कांग्रेस पार्टी के 6 विधायकों के निलंबन को भी वापस ले लिया गया है दोस्तों। इसके साथ में राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी जहां पर एक और एकजुट होकर बीजेपी सरकार से माफी मंगवा रही है और भाषण को भी विधानसभा की कार्रवाई से हटवाया जा रहा है, तो दूसरी ओर राजस्थान बीजेपी में आपस में ही गुटबाजी चल रही है दोस्तों। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के सामने ही पदाधिकारी आपस में भिड़ गए, एक दूसरे पर थप्पड़ बजाने लगे। मौके पर मौजूद अन्य पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने दोनों को ही अलग थलग करने की कोशिश की, लेकिन यह मामला इतनी जल्दी सॉल्व नहीं हुआ दोस्तों। जमकर मारपीट होती रही। यह घटना भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक से शुरू हो गया और मामला काफी आगे बढ़ गया दोस्तों। मारपीट की सोशल मीडिया पर वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। आपको
बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का एक नेता तो वीडियो बना रहा है, छुड़ाने की कोशिश भी नहीं कर रहा। इसी से पता चलता है कि बीजेपी में गुटबाजी किस लेवल की है दोस्तों। और नेता अपने एकता भी नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। आपकी जो भी राय हो लिखकर जो बताएगा। साथ प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को जनता के सामने रखना चाहिए, यह मांग लगातार की जा रही है दोस्तों, लेकिन आज तक नरेंद्र मोदी की डिग्री नहीं दिखाई गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी की स्नातक डिग्री के संबंध में जानकारी का खुलासा करने के लिए केंद्रीय सूचना आयोग CIC के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली विश्वविद्यालय DU की याचिका पर वीरवार को बीते दिन अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है दोस्तों। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने पक्ष को सुनने के बाद कहा है कि दलील सुन ली गई है, निर्णय को सुरक्षित रख लिया गया है। DU की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने CEC का आदेश रद्द किया जाना चाहिए यह बयान दिया है दोस्तों। मेहता ने कहा है कि DU को अदालत को रिकॉर्ड दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है। ये कला स्नातक 1978 की डिग्री है। नीरज नामक व्यक्ति के द्वारा RTI आवेदन दाखिल करने के बाद CEC ने 21 दिसंबर 2016 को 1978 में BA की परीक्षा पास करने वाले सभी छात्रों के रिकॉर्ड के निरीक्षण की अनुमति दी थी दोस्तों। इसी वर्ष प्रधानमंत्री मोदी ने तथाकथित पेपर पास किया था। 23 जनवरी 2017 को CEC के आदेश पर रोक लगा दी गई थी। मोदी का डिग्री लोग देखना चाहते हैं दोस्तों, लेकिन विश्वविद्यालय कह रहा है कि उसे कोर्ट को दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी स्ट्रेंजर को, अरे गहरे लोगों को नहीं दिखाया जाएगा। सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी की, प्रधानमंत्री की अगर कोई डिग्री है भी तो उस डिग्री को जनता को दिखाने में क्या दिक्कत है। यानी दोस्तों अगर दाल में कुछ काला नहीं होता तो जिस दिन सवाल पूछा गया था उसी दिन जवाब आ जाता और डिग्री सबके सामने रख दी गई होती, लेकिन डिग्री नहीं रखी जा रही है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ बड़ा झोल है भारतीय जनता पार्टी के नेता की डिग्री में। दोस्तों आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। क्या एंटायर पॉलिटिकल साइंस नाम का कोई सब्जेक्ट है जिससे नरेंद्र मोदी ने मास्टर कर रखा है। साथ साथ दोस्तों बदनाम ठेकेदार SP बघेल कई सारे प्रोजेक्ट बिहार में पालन करता है दोस्तों। आपको बता दें कि बिहार में कई सारे पुल गिरने की खबर सामने आती रहती है और ऐसे में SP सिंगला के कई सारे प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े होते रहते हैं और इस कंपनी की जांच कराने के लिए विभाग के लोगों से फाइल मांगी गई थी दोस्तों, लेकिन कार्रवाई हो पाती उससे पहले ही नीतीश कुमार ने मंत्री का विभाग ही बदल डाला है। आपको बता दें कि 4 जून 2023 को भागलपुर के सुल्तानगंज के खगड़िया की अगुवानी घाट के बीच में गंगा नदी पर बन रहे पुल रेत की दीवार की तरह ढह गया था। पुल के गिरने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था दोस्तों। बिहार की फजीहत हो गई थी। इस पुल की ठेकेदारी SP सिंगला कंपनी के पास है और पिछले 1 साल से बिहार में पथ निर्माण विभाग के मंत्री सिंगला कंपनी के कारनामे और उसमें विभागों के अधिकारियों की भूमिका से संबंधित फाइल मांग रहे थे। 3 दिन पहले SP सिंगला कंपनी की फाइल पथ निर्माण विभाग में पहुंची। मंत्री को फाइल देखकर कार्रवाई पर फैसला लेना था, लेकिन 3 दिनों के अंदर ही विभाग के मंत्री को बदल दिया गया है दोस्तों। पथ निर्माण विभाग अब विजय कुमार सिन्हा से हटाकर नितिन नवीन को दे दिया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों ये पूरी तरीके से एक फर्जीवाड़ा और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के बड़े मामले को दबाने से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आपको क्या लगता है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में एक बड़ी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि मोदी देश की जनता की आंख में धूल झोंक रहे हैं दोस्तों। ऐसा इसलिए क्योंकि RBI ने $80 बिलियन की फॉरेक्स रिजर्व को बेच डाला है दोस्तों, ताकि भारत के अंदर जो रुपया और डॉलर की कीमत है उसमें ज्यादा बढ़ोतरी ना हो, यानी रुपया ज्यादा कमजोर नजर आ रहा है। इसीलिए $80 बिलियन फॉरेक्स बेचा गया है। दरअसल दोस्तों दुनिया भर से जब व्यापार होता है तो विदेशी मुद्रा भारत के अंदर आती है, यानी बाहर का पैसा डॉलर और पाउंड जैसे पैसे भारत आते हैं, रुपए भारत आते हैं, उनको जब जमा करके रखा जाता है उसे फॉरेक्स रिजर्व कहा जाता है। और उसके बाद उस रिजर्व में भारत के पास 600 बिलियन से भी ज्यादा डॉलर थे दोस्तों, लेकिन उसमें से $80 बिलियन बेचकर बाजार में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की गई है। यानी तथाकथित स्टेबिलिटी का मतलब यह है कि डॉलर और रुपए की कीमत ज्यादा खराब स्थिति में ना दिखाई दे, इसलिए $80 बिलियन बेच दिए गए दोस्तों। यानी एक तरीके से अगर कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों तो $80 बिलियन अगर नहीं बेचे गए होते तो आज $1 की कीमत 108 रुपए के आसपास होती। यानी अभी जो 87 रुपए चल रहा है $1 का कीमत, ये और ज्यादा बुरी स्थिति में होता और $1 की कीमत 108 रुपए होती, यानी और ज्यादा खराब स्थिति में भारत का रुपया होता। लेकिन इमेज बचाने के लिए $80 बिलियन बेच दिए गए दोस्तों। आपको क्या लगता है अपनी राय जो लिखता है। इसके साथ में नीतीश कुमार के बेटे निशांत से जब पूछा गया कि लालू यादव के बारे में आपकी क्या राय है तो काफी पॉजिटिव रिस्पांस रहा है उनका दोस्तों। नीतीश के बेटे निशांत कहते हैं कि लालू यादव एक फाइटर स्टूडेंट रहे हैं और जेपी आंदोलन से लेकर अब तक हमारे पिताजी के साथ में रहे हैं, नीतीश जी के साथ में रहे हैं, इसीलिए वो मेरे अंकल है, मैं उनका सम्मान करता हूं। कुल मिलाकर दोस्तों ये एक बड़ी खबर है बिहार से। आपको क्या लगता है ऐसे बयान पर अपनी राय जो लिखता है। साथ साथ दिल्ली वालों को लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे तो 2500 रुपए महिलाएं हफ्ते करेंगी दोस्तों, लेकिन मामला तो एक अलग ही तरीके का नजर आने लगा। आपको बता दें कि दिल्ली में 2500 रुपए महिलाओं को तो अभी तक मिला नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री विधानसभा में आराम से सो रही है कानून बनाने की जगह, लेकिन दिल्ली में अब दिल्ली वालों को वही मिल रहा है जो भाजपा का मेन एजेंडा होता है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के लोग विधानसभा की कार्रवाई के दौरान 3 जगह के नाम बदलवाने के लिए अपनी सरकार पर दबाव बना रहे हैं। 3 नाम, इसमें नजफगढ़ का नाम बदलकर नाहरगढ़ करने की मांग की गई है और मोहम्मदपुर का नाम बदलकर माधवपुरम करने की मांग की गई है। मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिव विहार करने की मांग की गई है दोस्तों। यानी नाम बदलने को लेकर तो भाजपा के लोग पहले दिन से काम कर रहे हैं, लेकिन 2500 रुपए महिलाओं को देने के नाम पर साफ सूंघ जा रहा है। साथ साथ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को महाकुंभ नहीं जाने वाले विपक्षी अघाड़ी नेताओं को निशाने पर लेते हुए कहा कि ये लोग अपने आप को हिंदू बताते हैं, लेकिन ये लोग कुंभ स्नान करने के लिए नहीं जाते। उन्होंने शिवसेना UBT के नेता उद्धव ठाकरे को निशाने पर लेते हुए बातें कही है दोस्तों। आपको बता दें कि
कि शिंदे को अभी भी लग रहा है कि उनका कंपटीशन शिवसेना यूबीटी से है, जबकि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे करके शिंदे की राजनीति खत्म करने पर तुली पड़ी है। दोस्तों वहीं पर सोशल मीडिया पर लोगों ने दावा किया कि 2014 से पहले देश में जो पहले फिल्में बनती थी और जिसमें गांव दिखाए जाते थे, कितना सुहाना मौसम रहता था गांव का और किस तरीके से डिपिक्शन होता था, एक आपस में भाईचारा देखने को मिलता था और हर जगह हरियाली खुशहाली देखने को मिलती थी। लेकिन 2014 के बाद से स्थिति खराब हो गई। इसके बाद कुछ भक्तों को बुरा लगा तो वो कहने लगे कि 2014 के पहले आतंकवादी हमले होते थे और 38% घरेलू लोगों के पास टॉयलेट नहीं था, 13.3% लोगों के पास पाइप से पीने वाला पानी नहीं था, CWG का स्कैम था, 2G स्कैम था और कोयला स्कैम था। इसमें से कोई भी स्कैम प्रूव नहीं हो पाया। दोस्तों आज तक इन तथाकथित घोटाले के नाम पर कोई भी जेल में बंद नहीं है। इसी से पता चलता है कि भाजपा के आरोप सारे गलत थे। इस पर लोगों ने जवाब देते हुए कहा कि 2004 से 14 के बीच में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 8.1% हुआ करती थी। जीडीपी पर कैपिटा ग्रोथ 160% होती थी, यानी लोगों की इनकम में 160% का इजाफा हुआ था। लोगों ने स्टॉक मार्केट में अगर 100 रुपए लगा रखे थे तो उनके 158 रुपए हो गए थे और $1 की कीमत 58 रुपए थी। और एफडीआई सबसे ज्यादा आया करता था, यानी विदेश से इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा इंडिया में आया करता था। एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा हुआ करती थी। कॉर्पोरेट टैक्स डबल था और इनकम टैक्स कम था, यानी आम जनता को फायदा था और बड़ी बड़ी कंपनियों को ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। हिंदू आराम से शांति से कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश में रह रहे थे। 2014 के पहले की ये स्थिति कौन बताएगा। कुल मिलाकर दोस्तों ये जो दावा करते हैं कि 2014 के बाद टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ है, उनके लिए टेररिस्ट अटैक की पूरी लिस्ट दे दी गई है। उरी का अटैक हुआ, कारगिल का अटैक हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, अमरनाथ अटैक हुआ, पठानकोट में अटैक हुआ, पार्लियामेंट का अटैक बीजेपी शासन के टाइम में हुआ, अक्षरधाम का अटैक हुआ, कांधार IC-814 हाईजैक हुआ बीजेपी की सरकार में, कश्मीरी हिंदुओं को भगाया गया भाजपा की सरकार में। और ये दावा करते हैं कि 2014 के बाद कोई अटैक नहीं हुआ है। दोस्तों कुल मिलाकर ये सारे जितने भी अंधभक्त हैं, इन लोगों को अब सोशल मीडिया पर जमकर लोग करारा जवाब दे रहे हैं। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ दिल्ली विधानसभा के बाहर 7 घंटे आम आदमी पार्टी के विधायकों ने प्रदर्शन किया है। राष्ट्रपति से मिलने के लिए समय मांगा गया है। दोस्तों राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उनके पोस्टर को हटाकर कहीं और लगा दिया था। दोस्तों साथ साथ नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी के साथ खेला कर दिया। नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के 7 नए मंत्री तो बना दिए, लेकिन जीतन राम मांझी के बेटे से उनका मेन 2 विभाग वापस ले लिया गया है। दोस्तों यानी संतोष सुमन के पास 3 बड़े मंत्रालय थे, जिनमें से 2 मंत्रालय अब वापस ले लिए गए हैं और बीजेपी के लोगों को ये मंत्रालय सौंप दिए गए हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों, क्या ये जीतन राम मांझी और उनके बेटे के साथ भाजपा ने खेला कर दिया है चुनाव से एन पहले। वहीं पर हिंदी मखौटा है, संस्कृत चेहरा है, इस भाषा को थोपने की इजाजत नहीं देंगे। स्टालिन ने एक बड़ी बात कही है दोस्तों, उन्होंने कहा है कि उत्तर भारत के अंदर भी हिंदी भाषा होने के कारण कई सारी जो छोटी छोटी बोलियां थी अलग अलग प्रदेशों की, वो सारी खत्म हो गई। चाहे मध्य प्रदेश के अंदर बोली जाने वाली बुंदेलखंडी भाषा हो या फिर मैथिली भाषा बिहार की ब्रज भाषा हो, अवधी भाषा उत्तर प्रदेश की हो, हर जगह की भाषा पर हिंदी ने आधिपत्य जमा लिया, जिसके कारण ये भाषाएं धीरे धीरे करके विलुप्त हो गई है। और तमिलनाडु में भी ऐसा ही करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा। आपकी क्या राय है दोस्तों, क्या स्टालिन की इन तर्कों को आप सही मानते हैं या फिर एक देश में एक ही तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए कम्युनिकेशन करने के लिए और एक नेशनल लैंग्वेज होनी जरूरी है। आपको क्या लगता है, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ देवरिया जिले के बरहत विधानसभा सीट से विधायक भारतीय जनता पार्टी के दीपक मिश्रा उर्फ शाका का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोस्तों समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर जुबानी हमला बोलते हुए अखिलेश यादव को कह रहे हैं कि तुम्हें सनातन अच्छा नहीं लगता तो हिंदुत्व और कुंभ अच्छा नहीं लगता तो इस्लाम स्वीकार कर लो। अखिलेश यादव जी कौन तुम्हें रोकता है, यानी भाजपा का नेता एक और जो हिंदू एजेंट बनकर आया है दोस्तों, यानी ये हिंदुत्व के एजेंट है। ये बताते हैं किसको कौन से धर्म में रहना है, कहां जाना है। इनके बारे में 2 राय जरूर लिखेगा दोस्तों। इसी के साथ में आरक्षण खत्म किया जा रहा है, ओबीसी नेता मौनी बने बैठे नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने ओबीसी नेताओं से सवाल पूछा है। कारण यह है दोस्तों कि जिस तरीके से ईडब्ल्यूएस योजना का पहले कई सारी पार्टियों ने सपोर्ट किया था, लेकिन उसके बाद से अब जो परिणाम सामने आने लगे हैं दोस्तों वो काफी चिंताजनक है। आपको बता दें कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कई जगह ओबीसी समाज के कट ऑफ से काफी कम है दोस्तों। ऐसी ही एक खबर है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के एएलपी पोस्ट के एग्जाम को लेकर दोस्तों। इसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत 40 नंबर वाले को क्वालिफिकेशन मिल गई है, लेकिन ओबीसी कैटेगरी में आने वाले लोगों के 54 मार्क्स पर भी उनको रिक्रूटमेंट नहीं मिली है। तो इससे पता चल रहा है कि किस लेवल पर ये ईडब्ल्यूएस योजना के कारण कट ऑफ में बदलाव देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। कुल मिलाकर ऐसे कई सारे सबूत सामने आने के बाद कहीं ना कहीं इस पर एक विरोध देखने को मिल रहा है और पूरी मुहिम चल रही है। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जुटाएगा। साथ साथ अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जाएंगे राज्यसभा, ये पहला सवाल पूछा गया आम आदमी पार्टी के नेताओं से, तो इस पर प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। आपको बता दें कि उपचुनाव में संजीव अरोड़ा को उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा गया जो राज्यसभा के सांसद। चर्चा है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया में से किसी एक को राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रही है। अरविंद केजरीवाल को लेकर तो आम आदमी पार्टी मना कर रही है, तो हो सकता है कि मनीष सिसोदिया को आगे किया जाएगा। साथ साथ दोस्तों दिल्ली में जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी, अब दिल्ली वालों को समझ में आने लगा है कि भाजपा का मतलब क्या होता है। दिल्ली के डीडीए पार्क में सैर करने के लिए गए लोगों को अब फीस देनी पड़ रही है दोस्तों। महीने के 200 रुपए वसूले जा रहे हैं, ये नोटिस लगा दिया गया है, यानी पार्क में घूमने वालों को पैसा देना पड़ेगा खुलकर। नोटिस बोर्ड में तत्काल प्रभाव से आदेश जारी कर दिया गया है। एलजी साहब के इस आदेश को लेकर अब लोगों ने वीडियो बनाकर सवाल पूछे हैं सोशल
मीडिया पर सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन अब समय उनके हाथ से निकल चुका है। उनको जिसको वोट देना था उन्होंने दे दिया था, अब उनको भुगतना भी पड़ेगा, ये बात तो तय है। एक वोट की कीमत ही यही होती है दोस्तों। वहीं पर पंजाब मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। इसका लक्ष्य है 11,020 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाना। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक में यह मंजूरी दे दी गई है दोस्तों। यहाँ कैबिनेट बैठक के बाद संबोधित करते हुए वित्त एवं आबकारी मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा है कि उनका विभाग हर साल मार्च के अंत तक 10,200 करोड़ रुपए जुटाएगा, जबकि 2024-25 के लिए लक्ष्य 10,145 करोड़ का रखा गया है। अगर इतना रिकवरी हो जाता है, इतना रेवेन्यू बढ़ जाता है, तो फिर जो वादा महिलाओं से पंजाब में करके आई है आम आदमी पार्टी 1,000 रुपए महीना देने का, उस स्कीम को मैदान में उतारा जा सकता है दोस्तों। हालांकि अभी ये केवल बोलने वाली बातें हैं। नई आबकारी नीति आई है, इसी तरीके से दिल्ली में भी एक नीति आई थी, जिसके कारण आम आदमी पार्टी के ज्यादातर नेता या तो जेल में चक्की पीस रहे हैं, या फिर जो बाहर है तो वो बेचारे मुंह छुपाते ही घूम रहे हैं। साथ साथ संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर बदलावों के साथ वक्फ संशोधन विधेयक को संसद के बजट सत्र के दौरान ही पेश करने की सरकार की योजना पर कांग्रेस के नेता राशिद अलवी ने गुरुवार को केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यह सरकार मुसलमानों के खिलाफ है। कांग्रेस के नेता ने न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा है कि सरकार के पास मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाले मुद्दे के अलावा कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। वो कभी ट्रिपल तलाक का मुद्दा लेकर आते हैं, कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा लाते हैं। यूसीसी कानून को सुधार के लिए नहीं लाया जा रहा है, बल्कि इसलिए लाया जा रहा है कि मुसलमानों को परेशान किया जा सके। वहीं पर दोस्तों अश्विनी वैष्णव एक बड़ा दावा करते हैं कि वर्ष 2025 फिस्कल ईयर 24-25 के बीच में आईटी सेक्टर ने 282 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू इकट्ठा किया है। भारत के अंदर आईटी डिपार्टमेंट आईटी सेक्टर को सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए भारत के अंदर आईटी सेक्टर बूम कर रहा है दोस्तों। जबकि सबको पता है कि आईटी सेक्टर कितने साल से 1991 से ही कांग्रेस पार्टी के द्वारा लाए गए लिबरलाइजेशन के टाइम से ही ग्रो कर रहा है, और बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बल्कि मोदी सरकार में नोटबंदी और उसके बाद कोरोना काल के बाद से लगातार आईटी सेक्टर में काफी मंदी देखने को मिल रही है दोस्तों। जॉब कट किए जा रहे हैं, और ऐसे में अश्विनी वैष्णव ये जो दावा करते हैं कि 282 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू हुआ है और इससे 5.8 मिलियन एम्प्लॉयमेंट हुए हैं, यानी 58 लाख जॉब मिले हैं। उनके इस दावे पर पोल खोलते हुए कांग्रेस पार्टी केरला ने कहा है कि दिस इज द लास्ट फिस्कल ईयर 24 एम्प्लॉयमेंट डेटा, यानी बताया गया है कि कितना एम्प्लॉयमेंट इन कंपनियों ने दिया है। इसके बारे में जो जानकारी है दोस्तों, इन्फोसिस ने 2022-23 में 3,43,234 लोगों को रोजगार दिया था। 23-24 में 3,17,240 लोगों को नौकरी दिया था, यानी 25,000 कम लोगों को नौकरी दी गई। विप्रो के अंदर भी 23,000 कम लोगों को नौकरियां दी गई थी। टीसीएस में भी 13,000 कम लोगों को नौकरियां दी गई। टेक महिंद्रा में 6,945 कम नौकरियां दी गई। HCL में 1,000 ज्यादा नौकरियां मिली। L&T इन्फो माइंड ट्री में लगभग 2,000 के आसपास लोगों को कम नौकरियां मिली दोस्तों। टोटल 71,000 कम नौकरियां 2022-23 और 24-25 के बीच में लोगों को मिली है, यानी काफी कम हो गया है एम्प्लॉयमेंट, खासकर इस आईटी सेक्टर में, जिससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आईटी सेक्टर का बुरा हाल है। इसके बावजूद अश्विनी वैष्णव पता नहीं कौन सी नींद में है दोस्तों। हो सकता है कि रील बनाते बनाते उसी ख्वाब में चले गए हो कि विकास हो रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट देश के अंदर बढ़ता जा रहा है, और आईटी सेक्टर जो अमूमन ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता था, आज उसकी हालत एकदम खस्ती हो चली है। साथ साथ तेलंगाना विधान परिषद की 3 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच गुरुवार को वहां मतदान शुरू हो गए दोस्तों। चुनाव आयोग ने विधान परिषद सदस्य चुनाव के सुचारू संचालन के लिए विस्तृत व्यवस्था जो की है। तेलंगाना के 15 जिलों में फैली 3 विधान परिषद की सीटें मेदक, निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और वारंगल खम के साथ साथ अन्य क्षेत्र के चुनाव हो रहे हैं दोस्तों। 56 उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं। देखते हैं क्या बीआरएस पार्टी वापसी करेगी या कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से इस चुनाव को साफ कर देगी, एक तरफा अपने पक्ष में ले आएगी दोस्तों। वहीं पर डीके शिव कुमार ने कहा है कि वो कर्नाटका कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर ये सुनिश्चित करेंगे कि पार्टी जमीनी स्तर पर मजबूत हो जाए। ग्रास रूट लेवल पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मजबूती से काम करे और स्टेट में हमको कई सालों तक राज करना है, लोगों को एक अच्छा गवर्नेंस देना है, इसकी तैयारी उन्होंने कर रखी है और लगातार दोस्तों प्रयास भी कर रहे हैं। नए नए नेताओं को पार्टी में ज्वाइन करवा रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और डीके शिव कुमार को लेकर जो अफवाह फैलाई जा रही थी कि वो कुंभ का दौरा कर आए हैं तो बीजेपी में चले जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि मेरा जन्म हिंदू परिवार में हुआ है तो मैं हिंदू रीति रिवाज को मानता हूं और जन्म तक मानता रहूंगा। रही बात बीजेपी में जाने की, तो कांग्रेस पार्टी में मेरा जन्म हुआ था, कांग्रेस पार्टी में ही मैं मरूंगा और कांग्रेस पार्टी में ही डंके की चोट पर काम करता रहूंगा। कुल मिलाकर दोस्तों डीके शिव कुमार ऐसे नेता है जो अगर भारतीय जनता पार्टी में जाना होता उनको तो पहले ही चले गए होते, क्योंकि उनके ऊपर कई सारे केस थोपे गए। सीबीआई जांच बैठी, ईडी की जांच बैठी, उनको जेल में बिठाया गया, जेल में डाला गया, फिर वो जेल से बाहर निकले, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली, फिर उन्होंने सिद्धरमैया को सरकार बनाने में मदद की दोस्तों। और जब सरकार बन गई तो फिर डिप्टी सीएम की भूमिका निभा रहे हैं और एकदम खुशी खुशी से निभा रहे हैं। सिद्धरमैया को अपना नेता बोलते हैं और स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि सिद्धरमैया हमारे सबसे बड़े नेता कर्नाटका में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी के विस्तार में उनका बड़ा योगदान है दोस्तों। डीके शिव कुमार ने इससे पहले जेडीएस पार्टी के अंदर भी खलबली मचा दी है, उसके नेताओं को तोड़ तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करवाते चले जा रहे हैं। वहीं पर 30 मिनट में दिल्ली से जयपुर की दूरी अब सिर्फ 30 मिनट में पूरी होगी, इस तरीके से टीवी 9 भारतवर्ष वाले दावा कर रहे हैं। इस पर अजीत अंजुम ने कहा कि
इसी खबर के मुताबिक IIT मद्रास ने 410 मीटर लंबा हाइपर लूप ट्रेन के ट्रैक की टेस्टिंग की है, लेकिन भ्रम ऐसे फैलाया जा रहा है कि 400 किलोमीटर के ट्रैक बस शुरू होने वाला है। गजब की बात है। कुल मिलाकर दोस्तों हाइपर लूप प्रोजेक्ट कब से आप लोग सुन रहे होंगे कि भारत में बन रहा है, लेकिन बन ही रहा है, उसके आगे का कोई प्रोग्रेस तो हमको पता चला ही नहीं है। केवल मीडिया वाले एक भ्रम फैलाते रहते हैं। साथ साथ दोस्तों नरेंद्र मोदी जहाने खुसरो कार्यक्रम में शामिल होंगे और सूफी शायर अमीर खुसरो की विरासत को समर्पित इस संगीत महोत्सव में 25वीं वर्षगांठ में मौजूद रहेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि भारत के ऐतिहासिक विरासत में अमीर खुसरो का नाम आता है। देखते हैं क्या नरेंद्र मोदी वाकई मौजूद रहेंगे या फिर किसी मंत्री को भेजकर केवल खाना पूर्ति करेंगे। साथ साथ वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो इस साल आने वाला था 2025 में, अब वो 2026 में आएगा। दोस्तों लगभग 9 महीने का डिले कर दिया गया है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सारे प्रोजेक्ट डिले ही चल रहे हैं। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो आम जनता के लिए बनाए जाने का दावा किया जाता है, जिसकी तस्वीरें दिखा दी गई थी, शॉर्ट्स वीडियो सब आ गए थे, लेकिन ट्रेन अब अगले साल आपको इंतजार करना पड़ेगा 2026 का। और इसी से पता चलता है कि मोदी सरकार के शासनकाल में कितनी धीमी रफ्तार है विकास की दोस्तों, तथाकथित विकास की। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद।